हमारे आसपास की दुनिया, आखिर इसे कौन सी चीजें आकार देती हैं? जवाब शायद एक ऐसी जगह छिपा है जहां हम अक्सर देखना भूल जाते हैं। वो है समाज और पर्यावरण का अटूट रिश्ता। तो चलिए आज हम इसी गहरे और अक्सर अनदेखे संबंध की पड़ताल करते हैं। जरा एक पल के लिए सोचिए, हमारे आसपास जो चीजें हैं वो आती कहाँ से हैं। कोई भी एक चीज, मान लीजिए एक साधारण सी कुर्सी। क्या कभी सोचा है कि इसकी कहानी कहाँ से शुरू होती है? यकीन मानिए, इसका जवाब हमारी सोच से कहीं ज्यादा दिलचस्प है। ऊपर से देखने पर तो ये बस लकड़ी और कीलों से बनी एक चीज लगती है ना? इंसान की बनाई हुई एक चीज। लेकिन हर ऐसी चीज के पीछे एक पूरी दुनिया छिपी होती है, एक ऐसी कहानी जो बहुत बहुत दूर से शुरू होती है। चलिए इसकी कहानी को जरा रिवाइंड करते हैं। अगर हम पीछे और पीछे जाएं तो हम पहुंचते हैं एक जंगल में, एक पेड़ तक। हाँ, हमारी कुर्सी का सफर यहीं से शुरू होता है। और पता है, यहीं से प्रकृति और समाज की कहानी भी आपस में जुड़ जाती है। लेकिन जरा सोचिए, एक पेड़ को कुर्सी में बदलने के लिए लगता क्या-क्या है? सिर्फ लकड़ी तो नहीं लगती। उसे काटने वाले लकड़हारे चाहिए, फिर उसे आकार देने वाले कारीगर, और फिर बाजार तक पहुंचाने वाले ड्राइवर। और हाँ, कीलें, गोंद, वार्निश जैसे दूसरे संसाधन भी तो हैं। और इन सबको एक साथ लाने वाली टेक्नोलॉजी, जैसे बिजली, डीजल, कम्युनिकेशन। तो ये कोई साधारण कुर्सी नहीं है, ये तो एक पूरा का पूरा जटिल सामाजिक और प्राकृतिक नेटवर्क है। तो चलिए शुरू करते हैं अपना पहला सफर, कुर्सी से जंगल तक का। ये यात्रा हमें दिखाएगी कि कैसे एक बिल्कुल साधारण सी चीज भी प्रकृति के साथ हमारे गहरे रिश्तों को सामने ला सकती है। जानते हैं, इस पूरे नेटवर्क को समझने के लिए एक शब्द है, पारिस्थितिकी, या जिसे हम इकोलॉजी कहते हैं। और नहीं, ये सिर्फ पेड़ पौधों और जानवरों के बारे में नहीं है। ये उस पूरे सिस्टम को समझने के बारे में है जिसमें पहाड़, नदियां, सारे जीव जंतु सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। और सबसे जरूरी बात, हम इंसान इस सिस्टम से बाहर नहीं हैं, बल्कि हम भी इसका एक बहुत जरूरी हिस्सा हैं। अच्छा, तो अब हम ये समझ गए हैं कि हम इस सिस्टम का हिस्सा हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये रिश्ता आखिर काम कैसे करता है। ये कोई वन वे स्ट्रीट नहीं है, ये एक दो तरफा प्रक्रिया है, जहां प्रकृति समाज को आकार देती है और समाज प्रकृति को। जैसा मैंने कहा, ये रिश्ता एक तरफा बिल्कुल नहीं है। इसे एक लगातार चलने वाली बातचीत की तरह समझिए। एक तरफ प्रकृति तय करती है कि लोग कैसे रहेंगे, क्या खाएंगे, उनके समाज कैसे बनेंगे। और दूसरी तरफ हमारी हर एक गतिविधि, चाहे वो खेती हो या बड़े बड़े शहर बसाना, वो प्रकृति को लगातार बदलती रहती है। इसका एक बेहतरीन उदाहरण देखना हो तो सिंधु गंगा के मैदानों को देखिए। वहां की जमीन इतनी उपजाऊ थी कि खेती करना बहुत आसान हो गया, और नतीजा घनी आबादी और बड़े जटिल समाज बसे। और वहीं दूसरी तरफ जरा राजस्थान के रेगिस्तान के बारे में सोचिए। वहां के मुश्किल हालात यानी कठोर पारिस्थितिकी ने एक बिल्कुल अलग जीवन शैली को जन्म दिया। एक ऐसी जीवन शैली जो घुमंतु थी और पशुपालन पर निर्भर थी। इससे साफ पता चलता है कि हमारा पर्यावरण हमारे समाज का खाका कैसे तैयार करता है। लेकिन यहाँ एक बड़ा दिलचस्प सवाल उठता है, जिन चीजों को हम एकदम नेचुरल या प्राकृतिक मानते हैं, क्या वो वाकई में वैसी ही हैं, या फिर उनमें भी इंसान का कोई हाथ छिपा है? इसका जवाब शायद चौंकाने वाला हो। मिसाल के तौर पर दिल्ली का मशहूर रिज फॉरेस्ट, जिसे हम सब एक नेचुरल जंगल मानते हैं ना, असल में उसे 1915 के आसपास अंग्रेजों ने लगवाया था। और तो और उसके पेड़ भी भारत के नहीं बल्कि दक्षिण अमेरिका से लाए गए थे। एक और उदाहरण है कॉर्बेट नेशनल पार्क का, जिसे हम एक घना प्राचीन जंगल समझते हैं। वो एक जमाने में खेती की जमीन हुआ करती थी। ये इस बात का पक्का सबूत है कि समाज अक्सर प्रकृति का निर्माण भी करता है। लेकिन तब क्या होता है जब समाज, टेक्नोलॉजी और पर्यावरण के बीच का ये नाजुक रिश्ता टूट जाता है? इसका सबसे दुखद और भयानक उदाहरण है भोपाल गैस त्रासदी। तारीख थी 3 दिसंबर 1984, सिर्फ एक रात और एक जहरीली गैस के रिसाव ने करीब करीब 4000 जानें ले लीं। लेकिन ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं था, ये भारत के इतिहास की सबसे भयानक औद्योगिक त्रासदियों में से एक की दर्दनाक शुरुआत थी। और बात यह है कि ये त्रासदी अचानक नहीं हुई, ये सालों तक चेतावनियों को नजरअंदाज करने का नतीजा थी। देखिए, 80 के दशक की शुरुआत में ही कई छोटे गैस रिसाव हुए, लेकिन उन्हें अनदेखा कर दिया गया।
फिर 1982 में एक अमेरिकन सेफ्टी सर्वे ने प्लांट में बड़ी बड़ी खामियों की तरफ इशारा किया। उसे भी नजरअंदाज कर दिया गया। और सबसे चौंकाने वाली बात सुनिए, त्रासदी से सिर्फ कुछ हफ्ते पहले नवंबर 1984 में उसी प्लांट को एनवायरमेंटल क्लियरेंस मिल गया था। ये एक के बाद एक हुई विफलताओं की एक पूरी चेन थी। तो सवाल ये उठता है कि आखिर इतनी सारी चेतावनियों को नजरअंदाज किया क्यों गया? इसका जवाब टेक्नोलॉजी में नहीं, समाज में छिपा है। देखिए, कंपनी के पॉलिटिकल कनेक्शन बहुत मजबूत थे। उसने पावरफुल अधिकारियों और नेताओं के रिश्तेदारों को नौकरी पर रखा हुआ था। छोटे मोटे दान देकर एहसान खरीदे जा रहे थे। और सबसे बड़ी बात, मुनाफे के लिए सेफ्टी के साथ सीधा सीधा समझौता किया गया। जैसे कि अमेरिका के प्लांट्स में जो कंप्यूटराइज्ड वार्निंग सिस्टम था, वो यहाँ नहीं लगाया गया। क्यों? क्योंकि वो महंगा था। इसीलिए भोपाल सिर्फ एक टेक्निकल फेलियर नहीं था, ये एक सामाजिक और नैतिक फेलियर था। भोपाल तो एक उदाहरण है, लेकिन आज हम सब पूरी दुनिया में कई बड़ी पर्यावरणीय चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। ये सब हमारे और प्रकृति के बीच के तनावपूर्ण रिश्ते के ही लक्षण हैं। इन समस्याओं को अगर देखें तो मोटे तौर पर 3 बड़ी कैटेगरीज नजर आती हैं। पहली, हमारे रिसोर्सेज यानी संसाधनों की कमी। दूसरी, बड़े पैमाने पर फैलता प्रदूषण। और तीसरी, ग्लोबल वार्मिंग। जब हम कहते हैं संसाधनों की कमी, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि पंजाब, हरियाणा जैसे राज्यों में जमीन के नीचे का पानी तेजी से खत्म हो रहा है। इसका ये भी मतलब है कि ईंट बनाने जैसी एक्टिविटीज के चलते हमारी उपजाऊ मिट्टी नष्ट हो रही है। और इसका ये भी मतलब है कि जंगल कटने से बाघ जैसे शानदार जानवरों का घर छिन रहा है और उनका अस्तित्व ही खतरे में पड़ गया है। अब बात करते हैं प्रदूषण की, और इसके स्केल को समझना बहुत जरूरी है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक सिर्फ एक साल 2012 में एयर पोल्यूशन ने दुनिया भर में 70 लाख लोगों की जान ले ली। 70 लाख! ये इसे दुनिया का सबसे बड़ा एनवायरमेंटल हेल्थ रिस्क बनाता है। और सबसे हैरान करने वाली बात, इसमें से ज्यादातर मौतें यानी करीब 33 लाख मौतें बाहर के नहीं बल्कि घर के अंदर के प्रदूषण से हुईं। तो इन सब गंभीर चुनौतियों को देखते हुए सवाल ये है कि आगे का रास्ता क्या है? इसका जवाब शायद एक्शन से पहले हमारे सोचने के तरीके को बदलने में छुपा है। सोशल इकोलॉजी के फाउंडर मरे बच्चन ने एक बहुत ही गहरी बात कही थी। उन्होंने कहा कि जो पर्यावरण की समस्याएं हमें दिखती हैं, वो असल में पर्यावरण की समस्याएं हैं ही नहीं, वो समाज की समस्याएं हैं। ये प्रॉब्लम असमानता से और हमारे समाज को चलाने के तौर तरीकों में जो खामियां हैं, उनसे पैदा होती हैं। मतलब जड़ पर्यावरण में नहीं, समाज में है। और इसी सोच से एक कॉन्सेप्ट निकलता है जिसके बारे में हम सब ने सुना होगा, सस्टेनेबल डेवलपमेंट या सतत विकास। इसका मतलब बहुत सीधा सा है, आज अपनी ज़रूरतों को ऐसे पूरा करना कि आने वाली पीढ़ियां भी अपनी ज़रूरतें पूरी कर सकें। ये हमारी आर्थिक ज़रूरतों और हमारे पर्यावरण की सीमाओं के बीच एक बैलेंस बनाने का तरीका है। और यहीं पर हम आज की चर्चा को छोड़ते हैं, एक बहुत बड़े सवाल के साथ। ये सवाल सिर्फ सरकारों या वैज्ञानिकों के लिए नहीं, हम सबके लिए है। क्या हम अपने समाजों को इस तरह से फिर से डिज़ाइन कर सकते हैं कि पर्यावरण के साथ एक न्यायपूर्ण और टिकाऊ यानी सस्टेनेबल बैलेंस बन सके? इस सवाल का जवाब ही हमारा और आने वाली पीढ़ियों का भविष्य तय करेगा।